गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बार पुनः वीडियो क्लास में सिविक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 संघवाद लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग कुछ वीडियो देख चुके हैं। यह जो हमारा यह संघवाद है, आज हम देखेंगे कि ये संघवाद होता क्या है और आधुनिक समय में राज्य, दुनिया में राज्य के कितने रूप हैं, मेनली जनरली कितने रूप हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे, चूँकि संघवाद में एक शब्द आता है, एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं संप्रभु। ये सॉवरेन, संप्रभुता, सॉवरेंटी अंग्रेजी में यह कहलाता है, सॉवरेंटी। ये संप्रभु, मैं मानता हूं कि आप लोगों में से कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। इसीलिए ये संप्रभु शब्द क्या है, किसे कहते हैं, किसके लिए यह उपयोग होता है और यह क्या है और इसका इस्तेमाल कौन करता है, इत्यादि बातों पर सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे। संप्रभुता, इसका डिस्कशन करने के बाद हम आएंगे संघवाद पर। तो संप्रभुता को समझने के लिए हम समझना चाहेंगे राज्य, स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में जनरली हमसे आपसे कोई पूछता है किस देश में रहते हैं, भारत देश में, अमेरिका देश में। ये पॉलिटिकल साइंस में देश नहीं कहलाता, ये कहलाता है स्टेट, यानी राज्य। तो हम लोग राज्य बोलते हैं, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रांत, प्रोविंस, विशुद्ध। यदि राजनीति विज्ञान के टर्म में उनके हिसाब से यदि हम कहेंगे तो भारत देश नहीं है, भारत एक स्टेट है। बिहार एक स्टेट नहीं है, बिहार एक प्रोविंस है, एक प्रांत है। तब आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसे इसीलिए बोला जाता है कि बोलचाल की भाषा में, समझने की भाषा में राज्य यदि समझेंगे तो उलझन पैदा हो जाएगा। इसीलिए राज्य को हम लोग देश समझ जाते हैं और प्रांत को हम लोग राज्य बोलते हैं। तो बोलचाल की भाषा में विशुद्ध टेक्निकल शब्द यह है राज्य या स्टेट या प्रोविंस। तो आधुनिक समय में जो राज्य बनता है यानी देश बनता है, तो वह देश किसी भी देश के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, क्या क्या आवश्यक चीज है। माना कि हमारे यहाँ यह एक देश है, यह कोई देश है, एक यह मानचित्र देख लो। तो देश जो यह बनेगा, हमारा मानचित्र देख लो, भारत का मानचित्र देख लो, अमेरिका का मानचित्र देख लो, सब देश का अपना अपना मानचित्र है। देश माने राज्य। तो राज्य कोई भी राज्य बनने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होना आवश्यक है और उसका पहला चीज है निश्चित भूभाग। यानी राज्य बनने के लिए, देश बनने के लिए उसका निश्चित ये भूभाग होना आवश्यक है, चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप देखते होंगे नक्शा पर, भारत से भी बड़ा देश है और भारत से भी छोटा देश है। तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, पहली बात। इस भूभाग की रक्षा के लिए और बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक सिस्टम होना चाहिए जिसे बोला जाता है सरकार। तो निश्चित भूभाग के अलावा राज्य के निर्माण के लिए जो दूसरा आवश्यक तत्व है वह है सरकार, यानी सरकार का होना आवश्यक है। हमारे यहाँ भी है और दुनिया के अन्य देशों में भी है। हमारे यहाँ देखते हो केंद्र सरकार है ही, अभी केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में, हर जगह सरकार है। और तीसरी बात होती है, इसका आवश्यक तत्व है ये जनसंख्या, पॉपुलेशन। अरे राज्य जो बनेगा, ये जो स्टेट बनेगा, तो स्टेट किसके लिए? लोगों के लिए। तो आबादी होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। हालांकि प्राचीन काल से लेकर के अब तक
कितनी आबादी होनी चाहिए, इस पर विद्वानों में मत भिन्नता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष में कि किसी भी देश, किसी भी राज्य की आबादी इतनी होनी चाहिए जिसका भरण पोषण उस देश के संसाधन से, उस राज्य के संसाधन से किया जा सके। तो 3 तत्व हमने देखा, एक निश्चित भूभाग, एक जनसंख्या और एक सरकार, 3 देखा। चौथा जो टर्म है यह है संप्रभुता। इसी शब्द को समझाने के लिए जो टर्म हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था में आ रहा है, इसको समझाने के लिए हमने आपको स्टेट के, राज्य के निर्माणकारी तत्वों का उल्लेख किया। तो ये सॉवरेनिटी क्या होता है, संप्रभुता क्या होती है, तो गौर से सुनिएगा। वह परिस्थिति, वह लक्षण, वह अधिकार जिसके माध्यम से वह किसी भी बाहरी शक्ति का आदेश मानने के लिए तैयार न हो और उसका आदेश उस क्षेत्र में रहने वाले, इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग उसके आदेश का पालन करें। यह जो विशेषता होती है, यह जो लक्षण या अधिकार होता है, उसे ही कहा जाता है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। फिर एक बार सुन लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ कोई यह कोई एक देश है, कोई एक राज्य है, तो यहाँ वह बाहरी का मतलब विदेश के किसी भी फोर्स, किसी भी शक्ति, किसी भी सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले उसके नागरिक हैं, वह उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य हो। यह जो अधिकार होता है, यह जो विशिष्टता होती है, उसे कहा जाता है संप्रभुता। संप्रभुता वह अधिकार है, वह शक्ति है, वह विशेषता है जिसे यह मिला हुआ होता है। वह देश के बाहर किसी भी बाहरी शक्ति का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। किंतु देश के अंदर निवास करने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, वे उनके आदेश को मानेंगे ही। इसी परिस्थिति को, इसी लक्षण को कहा जाता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो राज्य के निर्माण के लिए 4 आवश्यक तत्व का होना आवश्यक है। पहला निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये संप्रभुता का इस्तेमाल करता कौन है? तो संप्रभुता का इस्तेमाल करता है, ये करती है सरकार। सरकार को देखिएगा, अभी कोई कानून बनाती है सरकार, तो वह कानून हम सारे लोगों पर लागू होता है। लेकिन यदि भारत की सरकार है तो वह दुनिया के किसी भी फोर्स का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो संप्रभुता का इस्तेमाल करती है कौन? सरकार। अब एक प्रश्न मैं और कहना चाहूँगा कि बिहार में भी, बिहार एक प्रांत है, बिहार में भी निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन एक चीज नहीं है, वह है संप्रभुता। यानी वैदेशिक मामलों का अधिकार बिहार को प्राप्त नहीं है, लेकिन केंद्र को वह अधिकार प्राप्त है। तो केंद्र की सरकार जो है वह संप्रभु है। यह भारत एक राज्य कहलाएगा, लेकिन यह बिहार क्या कहलाएगा? वह एक प्रोविंस कहलाएगा, एक प्रांत कहलाएगा, एक ही अंतर, एक ही अधिकार के कारण, और वह क्या है? संप्रभुता। बच्चों, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभु हम नागरिकों को माना गया है। नागरिक ही यानी व्यक्ति ही संप्रभु हैं। इसका माने होता है यदि व्यक्ति ही संप्रभु हैं तो हम हर एक आदमी यदि एक दूसरे को आदेश देना शुरू कर देंगे, हम सारे लोग अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? समाज में कुव्यवस्था फैल जाएगी। एक आदेश दूसरे आदेश को काटेगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी हम तुमको आदेश दें
वह उसको आदेश दे, वही आदेश फिर हमको दे दे, कौन पालन करेगा? तो व्यक्ति को सैद्धांतिक रूप से सॉवरेन माना गया है पॉलिटिकल साइंस में नागरिक को। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि यदि व्यक्ति यानी नागरिक संप्रभु है तो सर आपने सरकार को क्यों संप्रभु बना दिया? यह पावर सरकार के पास कैसे चला गया? बच्चों, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में यह सिस्टम है। हम जब निर्वाचन के समय में वोट गिराते हैं, मत गिराते हैं, तो केवल हम उम्मीदवार का सिलेक्शन ही नहीं करते, बल्कि साथ ही साथ यदि हम बटन दबाते हैं तो साथ ही साथ हम अपनी संप्रभुता को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। माना कि किसी छाप को हमने, किसी कैंडिडेट को हमने वोट दिया, तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण यह होगा, प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि वह उम्मीदवार जीत जाएगा, चाहे हर एक जिसकी संख्या अधिक होगी जीत जाएगा, जिसकी संख्या वोट कम मिलेगा हार जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमने क्या किया, न केवल उम्मीदवार को जिताने में भूमिका निभाया, बल्कि हमने अपनी संप्रभुता इसे ट्रांसफर कर दिया। और यही प्रतिनिधि जब चुन करके जाते हैं केंद्र में, सरकार बनाते हैं, बहुमत वाला दल जो सरकार बनाता है, तो वे जो सरकार फैसला लेते हैं उसे हम मानते हैं। तो हमारी संप्रभुता यानी नागरिक की संप्रभुता ट्रांसफर हो गया किसमें? सरकार में। इसीलिए सरकार ही संप्रभुता का इस्तेमाल करती है। मेरा मानना है कि अब आप संप्रभुता के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं विषय पर। हमारा टॉपिक है संघवाद। तो संघवाद क्या होता है? आधुनिक समय में दुनिया में राज्य दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक संघीय राज्य और एक एकात्मक राज्य। तो पहले हम संघीय राज्य को समझें, तब हम एकात्मक राज्य को समझेंगे। ये संघीय राज्य क्या होता है? तो एक बार फिर हम देखेंगे कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, जैसा कि मैंने ये मानचित्र पर दिया, यह एक खास भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें अलग अलग संप्रभु देश, ये अलग स्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब समझो स्वतंत्र। अलग अलग संप्रभु देश अपनी संप्रभुता को त्याग कर, अपनी संप्रभुता का मतलब क्या? आजादी, स्वतंत्रता को त्याग कर, सब स्वतंत्रता को त्यागते हुए एक संप्रभु राष्ट्र बनता है। सब अपनी संप्रभुता को ट्रांसफर कर देता है, सब ट्रांसफर कर दिया तो एक यूनिट बनता है। तो इस प्रकार ये जो अलग देश था, स्वतंत्र देश था, अब नहीं रहेगा। ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अब देश कौन होगा? तो ये सारा का सारा क्षेत्र मिलकर के एक देश यानी एक राज्य हो जाएगा। उसे ऐसा जो राज्य बनता है उसे ही कहते हैं संघीय राज्य। फिर एक बार, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग संप्रभु राष्ट्र अपनी संप्रभुता को त्यागते हुए, एक दूसरे में मिलाते हुए एक संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, तब जो राज्य का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। ऐसे ही राज्य या देश को संघीय राज्य कहा जाता है। उदाहरण, भारत संघीय राज्य का उदाहरण है, अमेरिका संघीय राज्य का उदाहरण है। आजादी, ये अमेरिका बनने से पहले अमेरिका अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, स्वतंत्र प्रांत था, एक दूसरे से फ्री था। तो सबने मिलकर के तय किया कि अपनी स्वतंत्रता त्यागो और एक देश बन जाओ, और वह देश बना कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों, हम तो जानते ही हैं कि हमारा देश भी संघीय देश है। संघीय देश में यहां जब आजादी था तो लगभग 600 के देशी राज्य थे, यानी स्वतंत्र राज्य थे। इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश शासित क्षेत्र
पाकिस्तान अलग बन गया और 600 देशी राजाओं का मतलब था कि 600 देश बन जाता। कैसा देश बनता? तो हमारे यहाँ भी सारे राजाओं महाराजाओं के क्षेत्र को मिला करके एक देश बना जो हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो भारत भी संघीय राज्य का उदाहरण है और अमेरिका भी संघीय राज्य का उदाहरण है। अब संघीय राज्य की विशेषता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह संघीय राज्य है? तो इसमें पहला है कि दोहरी सरकार होती है। यहां दो स्तर के सरकार होते हैं, एक केंद्र में और एक प्रांत में। देख लो, हमारे यहां केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और हमारे यहां बिहार में अभी नीतीश बाबू की सरकार है। तो दो सरकार है, बिहार बंगाल में अलग अलग प्रांत में सरकार है, लेकिन प्रांत में अलग अलग है, लेकिन केंद्र में एक ही सरकार है। तो यह दोहरी सरकार होती है। और दोहरी सरकार कैसे काम करेगी, इसके लिए दोहरा संविधान होना चाहिए। केंद्र सरकार कैसे काम करेगी और प्रांतीय सरकार कैसे काम करेगी, इसीलिए क्या होना चाहिए? दोहरी सरकार, यह संविधान होना चाहिए। अमेरिका में दोहरा संविधान है, दो केंद्र के लिए और प्रांत के लिए, लेकिन भारत में दोहरी सरकार नहीं है। एक ही संविधान के तहत 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र के अधिकार और प्रांत के अधिकार को विभाजित किया गया है। तीसरा है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में केंद्र की नागरिकता अलग है और प्रांत की नागरिकता अलग है। भारत में एक ही नागरिकता है, हम सारे लोग भारत की नागरिकता है। हालांकि ये क्यों है, इस पर चर्चा हम करेंगे बाद में। अब चौथा जो अंतिम है वह है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। जहां 2 सरकारें होंगी तो सरकारों के बीच में अधिकारों का बंटवारा के लिए विवाद पैदा हो सकता है, या प्रांतों के बीच में अधिकार को लेकर के विवाद हो सकता है। तो फिर इस विवाद को सुलझाएगा कौन? इसीलिए केंद्र एवं प्रांत सरकार और प्रांत सरकार के बीच उठे विवादों को हल करने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत होती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और भारत में भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 तत्व हैं, लेकिन भारत में 2 ही तत्व हैं। इसीलिए हालांकि आपके किताब में इसका चर्चा नहीं है, लेकिन जब ऊपर के क्लास में जाइएगा तो एक प्रश्न आता है, भारत को अर्धसंघात्मक राज्य के रूप में भी देखा जाता है। कुछ विद्वान इसे अर्धसंघात्मक भी मानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ संघात्मक राज्य का ही चर्चा करेंगे कि भारत पूर्ण एक संघीय राज्य है। तो अर्धसंघात्मक क्यों? 2 तत्व है, ये दोहरी नागरिकता और दोहरा संविधान भारत में नहीं है। अब पूछिएगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आज़ादी के समय में भारत में बहुत सारे स्टेट ऐसा था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। इसीलिए उस समय जबरदस्ती भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अतः देश की एकता अखंडता के लिए दोहरा संविधान और दोहरी नागरिकता को भारत में स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए भारत में ये, हालांकि काम के लिए यहाँ संविधान भले ही न हो, लेकिन 3 सूचियों के माध्यम से अधिकारों का बंटवारा स्पष्टतः कर दिया गया है। बच्चों, इस प्रकार ये 4 हैं। आपके किताब में कुछ अन्य विशेषता भी दी गई हैं, जिसको आप लोग देख लेंगे। जैसे संघीय व्यवस्था के तहत भारत में जो टैक्सेशन होता है, टैक्स वसूला जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसको सही ढंग से विभाजन किया जाता है। वह एक संघीय राज्य के लक्षण के रूप में दर्शाया गया है। और भी कुछ तत्वों का चर्चा है। तो ये संघ के निर्माण के लिए 4 आवश्यक तत्व है। दूसरा है एकात्मक राज्य। एकात्मक राज्य का मतलब, हाँ, एक बात मैं कहना यहाँ छोड़ दिया कि ये संप्रभुता तो त्याग देंगे, संघीय राज्य के जो प्रांत होते हैं संप्रभुता तो त्याग देंगे, लेकिन इन प्रांतों की जो विविधता है, उसकी भाषा है, कल्चर है,
उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वहां के अपनी पहचान को बरकरार रखा जाएगा। केंद्र सरकार प्रांतों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा रहता है। विविधता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार से समझिए, संघीय राज्य विविधता का एक केंद्र के रूप में भी है, एक यूनिट के रूप में भी है। अब हम आते हैं एकात्मक राज्य के। एकात्मक राज्य में भी प्रांत होते हैं, वहां भी प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों का होना आवश्यक है, लेकिन उन प्रांतों को कोई अधिकार नहीं होता, केवल अधिकार होता है केंद्रीय सरकार को, और प्रांत केवल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ही केंद्र सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन संघीय व्यवस्था में जो प्रांत होते हैं उनके अपने अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों को केंद्र सरकार हनन नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। इसकी विविधता कायम रहेगा, और इसकी विविधता कायम नहीं रहेगा। केंद्र सरकार चाहे तो जैसा कानून जिस क्षेत्र के लिए चाहे बना सकती है। इस तरह की जो राज्य है वह है एकात्मक राज्य। ब्रिटेन एकात्मक राज्य का उदाहरण है, भारत और अमेरिका संघात्मक राज्य का उदाहरण है, और इंग्लैंड एकात्मक राज्य का उदाहरण है। बच्चों, ये जो संघीय निर्माण होता है उसके दो आवश्यक तत्व हैं। वे दो आवश्यक तत्व का होना ही होना है, नहीं तो संघीय व्यवस्था चरमरा जाएगी। पहला कि जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं, यानी केंद्र सरकार और प्रांत सरकार, उन दोनों सरकारों के बीच जो अधिकारों का बंटवारा होता है, कैसे अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा, वह स्पष्ट होना चाहिए और केंद्र और प्रांतों की सहमति पर होना चाहिए। नहीं तो संघीय व्यवस्था को टूटने का डर रहता है। आप जानते होंगे कि सोवियत संघ का विखंडन हो गया, वह भी एक संघीय व्यवस्था का था। लेकिन भारत देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, यहां सत्ता का बंटवारा सही ढंग से आपसी सहमत से हुआ है। दूसरा होता है क्या कि यहां एक दूसरे पर भरोसा किया जाता है, यानी केंद्र सरकार प्रांत सरकार पर भरोसा रखे और प्रांत की सरकार केंद्र पर भरोसा रखे, यानी आपसी भरोसा। यदि भरोसा टूट जाता है तो फिर संघ को भी टूटने का डर रहता है, देश को भी टूटने का डर रहता है। तो संघीय व्यवस्था आपसी तालमेल पर निर्भर करता है उसकी सफलता। बच्चों, आज हम यहीं वीडियो खत्म करते हैं। अगले घंटी में हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बार हम चाहेंगे कुछ संक्षिप्त जानकारी पुनरावलोकन कर लें कि ये राज्य जो होता है आधुनिक राज्य, उसके निर्माण के लिए 4 आवश्यक तत्व है: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये संप्रभुता वह परिस्थिति होती है, वह लक्षण होता है जिसमें कोई भी वह बाहरी शक्तियों का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, और देश के अंदर उसका आदेश मानने के लिए लोग बाध्य होते हैं। यह प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभुता जनता में निवास करती है, और वह जनता जब इलेक्शन में अपना वोट डालती है तो वह अपने प्रतिनिधि को ट्रांसफ़र कर देती है और वह सरकार में चला जाता है। तो संप्रभुता का उपयोग सरकार करती है। संघीय राज्य वह राज्य है जो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग विविधता वाले और संप्रभु राज्य अपनी संप्रभुता को त्यागते हुए जब एक संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, तब जो ऐसा राज्य बनता है वही कहलाता है संघीय राज्य। संघीय राज्य के निर्माण के 4 अहम आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन? दोहरी सरकार, दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एक है एकात्मक राज्य, इसमें भी प्रांत होते हैं, लेकिन प्रांतों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार सारे अधिकारों का इस्तेमाल करती है। प्रांत एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। बच्चों, आज हम यहीं वीडियो खत्म करते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।